ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट रिटेन प्रॉफिट और प्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो जो भी कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करती है उसके बदले में, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट। सो वी कम टू द मीनिंग। रिटेन अर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंशिंग फॉर कंपनी। सो जो भी रिटर्न प्रॉफिट होता है वो कंपनी का इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो उसकी खुद की होती है, राइट? When a company does not distribute its total profit in the form of dividend but retain the reinvestment a part of its the business, then it is known as retain profit। जब कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अभी डिविडेंड्स नहीं पेड किया है, लेकिन जो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए रखा है, दैट इज़ कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट और प्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सिंस द कंपनी जनरेट फाइनेंशियल सोर्स बाय रिटेनिंग अ प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट, दिस मेथड इज नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग। इट इज़ री इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड, fund, secured fund, provision for tax, etc. Such type of profit is or get help to business at the time of economic crisis। तो इस तरह की जो प्रॉफिट को रिज़र्व में रखा जाता है, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि प्रोविज़न किस लिए रिज़र्व कर सकते हैं, रिज़र्व फंड, एप्लीकेशंस फंड, सिक्योर्ड फंड, प्रोविज़न फॉर टैक्स जब हमें पेमेंट करना है उसके लिए हम रख सकते हैं, और जब इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन आती है तो भी हम इस फंड का यूज़ करते हैं। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट। So the first characteristics of retained profit is a fixed amount of net profit reinvested in a business। जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट पे री इन्वेस्ट किया जाता है। The total profit is not distributed among shareholder। टोटल प्रॉफिट नहीं, जब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, दैट इज रिटेन प्रॉफिट इज केप्ट फ्रॉम द वेरियस रिजर्व। कई तरह के रिजर्व फॉर्म में हम रिटेन प्रॉफिट को रखते हैं। इट इज़ ऑप्टिमम, इट्स if reserve overflow then the excess is utilized for purchase of assets। in that condition, जब कभी रिटेन प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, मतलब कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो गया या रिटेन प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया जो हमने रिजर्व रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी ओवरफ्लो है, जो एक्सेस अमाउंट में जो प्रॉफिट है, फंड है, उसको हम कंपनी के एसेट्स परचेस करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और इस तरह का जो भी फंड होता है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे भी हेल्पफुल होता है। सिंस इट इज़ नॉट बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर, नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सच अमाउंट। नाउ वी कम टू द मेरिट्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट। सो फर्स्टली एडवांटेज ऑफ कंपनी। जो रिटेन प्रॉफिट होता है उससे कंपनी को क्या एडवांटेज मिलता है, तो एक सोर्स होता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद की कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। बेस्ट बैलेंस डिविडेंड पॉलिसी। जब हमने इन्वेस्टर से फंड लिया है तो उसके बदले में उनको डिविडेंड प्रॉफिट भी देना होगा, तो वो बैलेंस मेंटेन करके रखता है जो भी हमें देना है। क्विक रिडम्पशन ऑफ लोन, जो भी हमने लोन लिया है उसका पेमेंट करने के लिए होता है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये हमारे कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। कई तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियली कंडीशन जब डाउन होती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसको फेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। इम्प्रूव मोरल ऑफ मैनेजर्स, ये मैनेजर्स के मोरल को भी इम्प्रूव करता है। सेल्फ सफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है एडवांटेज टू शेयर्स होल्डर। शेयर्स होल्डर को क्या एडवांटेज मिलता है, सो बैलेंस डिविडेंड, डिविडेंड बैलेंस हो जाता है। उनकी इन्वेस्टमेंट, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी सिक्योर्ड रहता है। नए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, मतलब जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल बनती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ रिटेन प्रॉफिट। फियर ऑफ मिसयूज़ ऑफ फंड, कई सारे नुकसान होते हैं कि कहीं जो फंड है रिजर्व में रखा गया उसका किसी तरह से मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर, कभी कभी जितना प्रॉफिट होता है उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, उतना प्रॉफिट रेशियो उन्हें शेयर नहीं किया जाता है, तो उनको जो शेयर्स होल्डर होते हैं कंपनी को, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। इनकरेजमेंट टू स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन को भी इनकरेजमेंट मिलता है इस तरह की कंडीशन में। ओवर कैपिटलाइजेशन की भी कंडीशन आती है। नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर रिटेन प्रॉफिट पब्लिक डिपॉजिट। सो पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बैंक, और ये काफ़ी पुरानी मेथड है, सोर्स है। जब बैंक हमारे कंट्री में डेवलप नहीं थे तो पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ होता था। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, सेविंग और डिपॉजिट, हम अपने सेविंग को डिपॉजिट करते हैं। The practice of accepting deposit from public is very old in India। क्या होता है, जो पब्लिक की सेविंग्स होती है उसको रखते हैं, उसको डिपॉजिट करके रखते हैं। दिस सिस्टम पॉपुलर इन इंडिया far before the development of banking system in our country। In the present era
Apart from issuing shares, the companies accept public deposit to meet their medium-term financial requirement. Public deposit जो होता है वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल को फुलफिल करती है, जो मीडियम टर्म फाइनेंशियल की नीड है उसको पूरा करती है. The rate of interest on such deposit generally vary according to the duration and amount. जो भी rate of interest होता है इसका अमाउंट फिक्स होता है और ड्यूरेशन फिक्स होता है. कंपनी जनरली एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड रेंजिंग फॉर 6 मंथ टू 3 ईयर्स. जो भी हम डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये मिनिमम टू मैक्सिमम होता है 6 मंथ टू 3 ईयर. द डिपॉजिट में बी रीन्यूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ड्यूरेशन. For depositing money with the company, a person is required to fulfill the list from and submit it to the company along with the amount to be deposited. The company in turn issue a receipt acknowledging the debt of the company. The term and condition are generally proved at the back of deposit receipt. Now we come to the advantage of public deposit. ये जो public deposit होता है इसके economic advantages क्या होते हैं. So the very first advantage is economical. जो public deposit होता है वो economical होता है क्योंकि इसमें as comparison to शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में जो खर्चा टाइम एक्सपेंसेस होते हैं उससे ये कम एक्सपेंसेस में हो जाता है. ईजी प्रोसेस, जो भी इसका प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है. इसमें सिर्फ एक रिसिप्ट चाहिए होती है फॉर एज अ प्रूफ जो भी हमने डिपॉजिट किया है उसका हमें रिसिप्ट इशू हो जाता है. दैट्स इट. नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर डिविडेंड. ज़्यादा डिविडेंड के लिए कंपनी को पैसे मिलते हैं क्योंकि हम डिपॉजिट करते हैं और उसका वो रीयूज़ करती हैं, तो ये हेल्पफुल होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट है हेल्पफुल इन जनरेशन ऑफ फंड. फंड को जनरेशन करता है क्योंकि जब पब्लिक डिपॉजिट इस तरह की कंपनी में अपना डिपॉजिट करेगी तो उनको फंड मिलेगा, मतलब फंड जनरेशन होगा. नेक्स्ट है इनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग. लोगों की स्मॉल सेविंग को भी इनकरेजमेंट मिलता है पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू. नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेज ऑफ public deposit. So the first point is fair weather friend. The biggest drawback of public deposit in that time, at the time of crisis of danger, people demand their deposit back. ये किस तरह के लिए अनफेयरेबल है? जब सडनली इस तरह की कंपनियों से जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो तुरंत पैसा मांग रहे हैं, जो भी इनने इन्वेस्ट अमाउंट किया है उसको वापस मांग रहे हैं. इंकरेजमेंट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस. स्पेकुलेशन को भी ये इंकरेजमेंट देता है. मिस यूज़ ऑफ डिपॉजिट. समटाइम्स कंपनी क्या कर सकती है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो भी डिपॉजिट है उसका मिस यूज़ करे. अनहेल्दी प्रैक्टिस. इस तरह की कंडीशन में स्पेकुलेशन और अनफेयर मिस यूज़ होता है जो डिपॉजिट का, उससे क्या होता है अनहेल्दी प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है. अनफिट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ये जो फाइनेंस प्रोवाइड होता है वो हमें मीडियम टर्म के लिए होता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठता है. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो अब हमें अगर कंपनी को, इंडिया की कंपनी को इंटरनेशनल सोर्स चाहिए, फॉरेन की करेंसी चाहिए. हमारी कंट्री कैसी अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे करेंसी की कमी है, फाइनेंस की कमी है, कैपिटल नहीं है. तो इस केस में अगर हमको बिजनेस डेवलप करना है तो 1991 में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, तो हम फॉरेन के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं. काफ़ी सारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है. तो अगर हमें फाइनेंस सोर्स की ज़रूरत है तो हम दूसरी कंट्री से भी मंगा सकते हैं. तो ये है यूरो इशू. यूरो इशू अन इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर इंडिया कंपनी. इंडियन की कंपनी के लिए ये फाइनेंस सोर्स है. यूरो इशू किया जाता है. अंडर सच अन इशू सिक्योरिटी आर इशूड इन सम फॉरेन करेंसी एंड आर ऑफर्ड फॉर सेल्स इन इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है ताकि इंडिया की कंपनी को फॉरेन की करेंसी अवेलेबल हो. इट मीन दैट प्राइवेट एंड कॉरपोरेशन इन्वेस्टेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कैन परचेज सिक्योरिटीज पुट फॉर सेल अंडर द यूरो इशू बाय अन इंडियन कंपनी. अ यूरो issue is different from a foreign issue. Under foreign issue, security are denominated in rupees, the currency of country of issues, whereas euro issue is meant for the investors of a foreign country where the issue is made. So after that, इसका मेन पर्पस यही था, जब इंडिया की करेंसी, इंडिया को
फॉरेन करेंसी चाहिए तब। India was liberalized in the year 1991 and as a part of its globalization, the government of India allowed Indian companies to flaunt their security in the euro market। तो उन्होंने क्या किया 1991 में इंडियन की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि दूसरी अपनी सिक्योरिटीज़ को बाहर भी बेच सकते हैं फॉर गेटिंग फॉरेन करेंसी। नाउ द नेक्स्ट इज GDP। सो व्हाट इज़ द GDR? GDR इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो A global depository receipt is an instrument issued in foreign currency by an Indian company। इसको भी इशू करता है इंडियन कंपनी फॉर गेटिंग फॉरेन करेंसी। और ये कहाँ इशू किया जाता है? फॉरेन कंट्री। ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इन सम फॉरेन करेंसी आर इन लिस्टेड ऑफ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडेड इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में कुछ कंपनियाँ लिस्टेड है जहाँ पे ये अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए इशू करता है और जहाँ पे इनको फॉरेन की करेंसी मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL were listed in the New York Stock Exchange in 1992. A GDR represents a number of shares of the issuing company which is registered in India. The holder of GDR enjoy the facilities of converting it into the number of shares it represents. After this conversion and shares are listed are traded on some stock exchange। इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इन्हें जो भी जब शेयर्स करते हैं शेयर्स में ये चाहें तो अपने सिक्योरिटीज़ को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्हें इंडियन करेंसी में ही डिविडेंड मिलेगा। GDR will be declared at paid up in Indian currency only in case of equity shares। देर इज़ ए नो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं रहता है कि जो रेट है इंटरेस्ट ऑफ रेट हो उसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन आएगा। इन एडिशन नो रिटर्न्स इज टू बी मेड बाय द कंपनी ऑफ कन्वर्जन ऑफ GDR इनटू इक्विटी शेयर्स। नाउ द नेक्स्ट इज ADR। इट्स अ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये GDR की तरह ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ अमेरिका में ही इशू होता है। दिस इज़ ओनली फॉर, ये एक ऐसा स्टॉक मार्केट है जो कि सिर्फ USA मार्केट के लिए ही है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये भी एक बॉन्ड है जिसका नाम है FCCB। इट मीन्स फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। इसको एक टाइम पीरियड के बाद ये एक बॉन्ड है जिसको एक टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स पे कन्वर्ट किया जा सकता है। इनको वोटिंग राइट्स होता है, इनकी लिमिटेड होती है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनका जो भी डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट पर होता है। उसी तरह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FDI denote the investment of foreign investors in shares debenture of और bond of India company। इंडिया कंपनी में foreign investors अपना पैसा लगाते हैं। FDI is channelized in the form of direct form contribution is the equity capital of Indian company and is similar of domestic equity interest by Indian investment। The new industrial policy 1991 ensures significant inflow of FDI. The government has set up a high profit foreign investment promotion bond to facilitate inflow of FDI through a single window approval channel. In the recent year, many restrictions on the inflow of foreign capital has been withdrawn. The government is now encouraging more and more foreign direct investment so as it is strengthen our country। After that there is a commercial bank। So commercial bank poses an important place in India। इंडिया के इकोनॉमिक में कॉमर्शियल बैंक का काफ़ी ज़्यादा रोल है क्योंकि हम देखते हैं बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये ओवरड्राफ्ट की सर्विस देती है, डिपॉजिट करती है, लोन प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट देती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कई तरह के लोन प्रोवाइड करती है। तो किसी भी बिज़नेस में बैंक का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है in the same time in our economy। Okay, so firstly we are going to see the advancing of loan। क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है कॉमर्शियल बैंक में फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट तब कस्टमर बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है जिनकी क्रेडिट, जिनकी गुडविल वहाँ पे बनी रहती है और जो उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं। कभी कभी अगर उन्हें ज़्यादा
पैसे निकालने हैं तो उसके लिए अलाउ करती है, उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेती है। उसके बाद है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज़ भी देती है। उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रॉमिसरी नोट, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल ए और बी है, ए को बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया और उसके बदले सामान लिया और उसने उस प्रॉमिसरी नोट पे लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। अब ए को 1 महीने बाद ही पैसे की नीड हो गई तो वो जाके उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को बैंक में सबमिट कर देगा, उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे बैंक को ये फ़ायदा होता है कि वो जितना भी अमाउंट है, सपोज 1 लाख है तो उससे कुछ कम करके देगा, 99,000 या 98,000 या 96,000, और उसका जो बचा हुआ मार्जिन होगा वो रखेगा। और जब बी उसको देगा, अब बी ए को नहीं देगा, बी जाके देगा बैंक को, वो प्रॉमिसरी नोट लेकर बी बैंक को देगा। अब बैंक को वो पूरा अमाउंट देगा, तो ये जो बीच का गैप होता है उससे बैंक को क्या इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद बैंक क्या प्रोवाइड करती है हमको, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, जिसके लिए हम फिक्स एसेट्स परचेस कर सकते हैं और कई सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द एडवांटेज ऑफ बैंक फाइनेंस। बैंक फाइनेंस से एडवांटेज क्या होता है, टाइमली हेल्प, कि जब हमें किसी भी टाइम पे जब हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो हमें मिल जाता है। लो बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट बर्डन कम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, इसमें सीक्रेसी बनी होती है क्योंकि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक नहीं करना होता है, एंड अकॉर्डिंग टू नीड इसमें चेंजेस होते हैं, तो ये फ्लैक्सीबल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस। Non-banking finance called NBFC. It's a very vital role in the finance system of India. The assets the bank in mobilization of the saving and lending process. They provide finance for those job projects which are not financed by the banking system. NBFC increasing the scope of financial service. So the definition of NBFC. So according to section 45(1) of Reserve Bank of India Act 1934 defines non-banking finance company, a financial institute which is a company। क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? एक तरह की कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच अ कंपनी एंड विच रन इज प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ये कई तरह के स्कीम्स निकालती है जो लोगों के डिपॉजिट को रखती है, और such other non-banking institution or class or such institution Reserve Bank of India में भी स्पेसिफिक जो भी इसमें नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं RBI के थ्रू निकाले जाते हैं, जिसको ये फॉलो करती है। नॉन बैंकिंग इसलिए क्योंकि इन्हें बैंकिंग की जैसे कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है, और जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है इट शुड बी रजिस्टर्ड बाय द रिजर्व बैंक, और ये कंपनी किसी भी तरह से RBI के नाम को अपनी कंपनी के साथ यूज़ नहीं कर सकती है। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग। तो इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारी तरह की कंपनीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी रजिस्टर्ड फ्रॉम RBI, एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले जाएंगे वो RBI के थ्रू निकाला जाएगा, जिसको ये फॉलो करेगी। RBI इज़ ऑथराइज टू कैंसिल, RBI को पूरा ऑथराइज्ड है कि वो जब चाहे NBC अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है कंपनी उनके RBI के बताए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकती है। उसके बाद चिट फंड कंपनीज आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसके फंक्शंस को रेगुलेटरी होना चाहिए। इसमें जो भी RBI पब्लिश अ लिस्ट ऑफ सच कंपनी हु हैव बीन रिफ्यूज रिगार्डिंग, RBI टाइम टू टाइम पब्लिश करती है इस तरह की कंपनीज़ का नाम, ताकि कोई भी घपलेबाजी ना हो सके। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ये जो आप नाम देख रहे हो यहाँ पे, ये कई तरह की फाइनेंस कंपनी है जो कि सारी कुछ इसमें से कई सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, जैसे IFCI, IDBI, ICICI, UTI। तो इनमें क्या है, इनका कुछ फिक्स कैपिटल, पेड अप कैपिटल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है, नई कंपनीज़ को इन्फॉर्मेशन देती है, लोन देती हैं, और
उसके साथ साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन भी देती हैं, और ये कुछ कुछ जितनी अलग अलग तरीके की हैं, कुछ छोटे छोटे बिज़नेस को हेल्प करती हैं, फाइनेंशियली गाइड करती हैं, बैकवर्ड एरियाज़ के बिज़नेस के लिए हेल्पफुल होती है, नई नई स्कीम्स निकालती हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से IFCI भी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है, ब्रांच दी गई है, फुल फॉर्म दिया गया है, ये सारी चीज़ें, कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ऑफिस कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें सब में दी गई है। IFCI की, IDBI की, ICICI की एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि जिसके कई सारे मेंबर्स हैं। दिस ट्रस्ट वॉज फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 Feb 1964 एज पब्लिक अंडरटेकिंग। दिस बेसिक आइडिया अंडरलाइंग द क्रिएशन ऑफ UTI है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के है, जो कि स्टैब्लिश 1964 में हुआ है। इसकी कैपिटल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। द ट्रस्ट कमेंस्ड इन ऑपरेशन, जब ये ट्रस्ट का कमेंसमेंट हुआ तो इनकी इनिशियल कैपिटल क्या था, 5 लाख, जहाँ पे 2.5 करोड़ रिजर्व बैंक से था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से 0.75 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 0.7 करोड़, शेड्यूल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़। एंड इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। इनका ऑब्जेक्ट क्या है, नई इंडस्ट्रीज़ को सेव देना, उनकी लिक्विडिटी को बढ़ाना, इन्वेस्ट को इनकरेजमेंट देना, प्रॉफिट करना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसमें भी कैपिटल इनकी 50 लाख से 50 करोड़ होनी चाहिए। इनका कंट्रीब्यूशन होता है, और ये नई फर्म के लिए मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, IDBI, ICFCI, UTI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सब फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि बिज़नेस को फाइनेंशियली हेल्प करती हैं। और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऑब्जेक्ट, इसके फंक्शन, इसके मैनेजमेंट, कैपिटल, ऑफिस एक्सेट्रा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, ये सारे सोर्सेज हैं जो हम बिज़नेस को प्रोवाइड होते हैं। इस